ठीक है, चलिए। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सृजनात्मकता ना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए? मैं पढ़ा के गई थी ना? हाँ पुष्पा जी, ठीक है। बताइए, पढ़ा के गई थी ना, हम क्या पढ़ेंगे? टॉपिक क्लियर? आज हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। पर्सनालिटी, ठीक है। 3 टॉपिक बचा है हमारे पास। क्या क्या? व्यक्तित्व, ठीक है, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, और एक अभिप्रेरणा और समावेशी शिक्षक, ठीक है। 4 टॉपिक है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि 2 टॉपिक खत्म कर पाएं, ठीक है, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम लोग को कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक। चलिए, क्या होता है पर्सनालिटी? पर्सनालिटी जो है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? मुखोटा, या फिर बोल सकते हैं नकली चेहरा, ठीक है। पर्सनालिटी मतलब नकली चेहरा या फिर मुखौटा बोल सकते हैं। जैसे कि रामलीला में पहने रहते हैं ना नकली नकली मुखौटे, जैसे श्री राम बनना है तो मुकुट वगैरह पहने रहते हैं, और क्या क्या बनना रहता है ना, हनुमान बनना रहता है, तो वो सारी चीजें जो है ना मुखौटा बोला जाए, ठीक है, नकली चेहरा। उन लोग क्या करते हैं फिर उसी का व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं, है ना, उसी का एक्टिंग करते हैं, तो वही होता है पर्सनैलिटी, ठीक है। तो सिर्फ किसी का नकल करना ही पर्सनैलिटी नहीं होता है, उसके सभी गुणों को जो होता है ना वो सारी की सारी चीजें पर्सनैलिटी होता है। मतलब व्यक्ति के समग्र गुण को व्यक्तित्व कहते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी कहते हैं। अब चाहे वो दिखावटी हो या असली हो, ठीक है, होगा तो उनकी पर्सनैलिटी नकली ही पर्सनैलिटी, दिखावटी ही पर्सनैलिटी हो, या फिर ओरिजिनल हो, ठीक है, लेकिन होगा वो पर्सनैलिटी ही, ठीक। तो इसमें क्या है, व्यक्तित्व का 2 पार्ट में, चलो पहले परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने परिभाषा दी हुई है, बहुत सारे लोग देते हैं परिभाषा, हम मेन 2 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आलपोर्ट क्या कहते हैं, ठीक है, इनका कथन है व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक व्यवस्थाओं की ऐसी गतिशील संगठन, ऐसा गतिशील संगठन है जो व्यक्ति के चारित्रिक, व्यवहारिक और विचार को निर्धारित करते हैं।
ठीक है, ये आलपोर्ट ने परिभाषा बताई थी, कहा था कि व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक व्यवस्थाओं की एक ऐसी गतिशील संगठन है, मतलब मन की भी और शरीर की भी, उन दोनों व्यवस्थाओं का ऐसा संगठन है जो उसके व्यवहार के, जो उसके चरित्र के, है ना, कैरेक्टर का और विचार का, सबका निर्धारण करता है, वो होता है व्यक्तित्व। ऐसा किसने कहा? आलपोर्ट ने। ठीक है, इनके आगे एक और थे जिन्होंने कहा, ठीक है, वैलेंटाइन। ये वैलेंटाइन नहीं है ना, ठीक है, वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन नहीं समझिएगा कोई भी, ठीक है, वैलेंटाइन है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मतलब हमें जो पर्सनैलिटी मिलती है, ठीक है, जो भी हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, चाहे बाहरी या आंतरिक रूप हो, या तो हमारा जन्मजाति गुण होता है, जन्म से मिला होता है, या फिर हमें बाहर से मिला होता है, अर्जित किया हुआ होता है। ठीक है, ऐसा जो है इन्होंने कहा है, वैलेंटाइन ने। ठीक, तो ये दो लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषा दिया है, पर अधिकतर इन दो लोगों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए दोनों की परिभाषा बता दी है मैंने, आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, अब व्यक्तित्व को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब, ठीक है, तो व्यक्तित्व एक प्राचीन काल के हिसाब से व्यक्तित्व कैसे होता था और अभी के काल के हिसाब से व्यक्तित्व कैसा होता है, देख लेते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में क्या होता था, जो पहले जमाने के लोग थे, पुराने लोग, ठीक है, वो लोग कहते थे कि प्राचीन काल जैसा शरीर होगा वैसा उनका व्यक्तित्व होगा। ठीक है, अगर व्यक्ति अच्छा दिखता है मतलब उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। हम लोग भी तो ऐसे ही निर्धारित करते हैं ना व्यक्तित्व को, अधिकतर किसी लोगों को देखते हैं, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा रिच टाइप में लग रहा है, हाँ तो इसका व्यक्तित्व अच्छा है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। बताइए, सब दिखने के हिसाब से, शरीर के हिसाब से कितने लोगों ने पर्सनालिटी डिफाइन की है, बताइए। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग नहीं करते होंगे, लेकिन अधिकतर लोग, लगभग लगभग 75% लोग तो ऐसे ही पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं दूसरों की, है ना। अगर दिखने में अच्छा है, गुड लुकिंग है, और लड़की भी दिखने में अच्छी गुड लुकिंग है, मतलब इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है ना, ऐसे ही करते हैं ना। ठीक, तो पहले के लोग ऐसे ही बोलते थे, शरीर के आधार पर उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन करते थे। अगर दिख रहा है, अच्छा है, सुंदर है, चाल ढाल उसकी अच्छी है, बोलते हैं ना। आजकल अगर लोग शादी वगैरह के लिए जब देखने जाते हैं, लड़के लड़की देखने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? यही तो देखते हैं, बाहरी रूप ही तो देखते हैं, है ना। इसी से ही तो उनका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी डिफाइन की जाती है। बिल्कुल की जाती है कि नहीं की जाती, बताइए। ऑनलाइन वाले भी बताइए, की जाती है ना। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बाह्य गुण। ठीक है, बाह्य गुण के आधार पर, जो दिखावटी गुण होता है उसके आधार पर इसको किया जाता था। ये क्या होता है, बाह्य प्लस आंतरिक, दोनों चीजों को लेकर के चलते हैं अभी। ठीक है, आप लोग जब शादी करेंगे तो बताइए कौन से गुण देखेंगे, किसी में पर्सनालिटी क्या देखेंगे, उनकी बाह्य पर्सनालिटी देखेंगे कि आंतरिक पर्सनालिटी देखेंगे? बिल्कुल दोनों पर्सनालिटी देखना है, सिर्फ बाह्य ही नहीं देखना है कि सिर्फ आंतरिक ही नहीं देखना है, कभी कभी बाह्य पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो बाह्य और आंतरिक होता है, जिनमें आधुनिक काल में हम पढ़ते हैं दोनों की पर्सनालिटी। सबसे पहला पर्सनालिटी है इसमें शारीरिक। ठीक है, शारीरिक पर्सनालिटी और जैविक पर्सनालिटी, मनोवैज्ञानिक पर्सनालिटी या फिर व्यक्तित्व, और चौथा है सामाजिक।
ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बाह्य और आंतरिक दोनों शामिल हो जाते हैं इसके अंतर्गत। जी साक्षी जी, बिल्कुल दोनों ही देखिएगा। ठीक है, शरीर के आधार पर जैसे कि उनका वेट है ना, वेट है, हाइट है। क्यों शादी के लिए वेट हाइट जरूरी है कि नहीं है बताइए? आजकल तो ऐसे लड़के लोग ऐसे होते हैं कि नहीं इनकी हाइट मेरी इतनी नहीं है तो इससे हम शादी नहीं कर सकते, नहीं लड़का बहुत ज्यादा मोटा है तो हम शादी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा काला है नहीं नहीं हमारे ऊपर जच नहीं रहा है। कौन लोग ऐसे करते हैं बताइए? बहुत लोग करते हैं ना। दूसरे लोगों क्या ऐसे तो क्या बोलते हैं, माँ बाप भी ऐसे ही उनकी पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं, है ना। जैविक आधार पर, बायोलॉजिकल आधार पर कितने होते हैं? एक मेल होते हैं, ठीक है, फीमेल भी होते हैं और ट्रांसजेंडर भी होते हैं, है ना। तो ये जो है वो बायोलॉजिकल मिला होता है। एक व्यक्ति तो ये होती है जो कि बायोलॉजिकल होती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक में क्या क्या चीजें आती है? हमारा एटीट्यूड, हमारा एप्टीट्यूड, तो ये सारी चीजें हमारे मनोवैज्ञानिक। एटीट्यूड मतलब हमारी व्यवहारिकता कैसी, हमारी एटीट्यूड कैसे है दूसरों के प्रति, हम हमारी अभिवृत्ति कैसी है ना। वो सारी चीजें कि हम बाहरी वातावरण में अपने आप को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, व्यवहार कैसे कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो क्या होती है हमारी एटीट्यूड, है ना, अभिवृत्ति। अब ये एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है। ये लोग बोलते हैं ना अरे इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, बोला जाता है ना। तो एटीट्यूड सिर्फ निगेटिव ही नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है। ठीक। एप्टीट्यूड क्या होती है? हमारी अभिक्षमता होती है कि हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं किसी चीज को एक्वायर करने की, जानने की, सोचने की, समझने की। ठीक है, वो होता है एप्टीट्यूड। तो वो आता है मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत। ठीक है, और सामाजिक के अंतर्गत हम समाज में कैसे अपने आप को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, क्या समाज में हम अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं, समाज के अनुसार अपने आप को ढाल पा रहे हैं कि नहीं ढाल पा रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है सामाजिकता के अंतर्गत आती है। बताइए इतना समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, ये कैसी होती है? डायनेमिक होती है, मतलब गतिशील होती है। अब गतिशील कैसे होती है व्यक्तित्व? ठीक है, मतलब व्यक्तित्व हर एज के अनुसार में अपने अपनी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती जाती है ना, चेंज होती जाती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारी पर्सनालिटी थोड़ी सी वीक है तो वीक ही रहेगी। अपने हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, है ना। तो ऐसे हमारी पर्सनालिटी जो है धीरे धीरे चेंज हो जाती है हमारे एज के अकॉर्डिंग और हमारी वातावरण से जो भी हम एक्वायर करते हैं उसके अनुसार। ठीक है, हेरिडिटी पर भी डिपेंड करती है ये, अनुवांशिकता पर। ठीक है, तो जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो हमारी हेरिडिटी मतलब हमारी इन्वायरमेंट से भी मिली रहती है ना। कभी कभी व्यक्तित्व ऐसा होता है कि माँ बाप जो है अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, जो कहा जाए कि इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो जो सारी क्षमताएं हैं बच्चों के अंदर भी आती है। तो जन्मजात गुण होता है कभी कभी पर्सनैलिटी जो है। बच्चे अगर अच्छे दिख रहे हैं तो माँ बाप भी अच्छे दिखते हैं, अगर माँ बाप काले हैं तो बच्चे भी काले होंगे, ऐसा टाइप में होता है ना। ठीक है, तो वो होता है जो हेरिडिटी से मिलता है। एक होता है इन्वायरमेंट। आजकल के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, पहले के एक्टर एक्ट्रेस को देखिएगा कैसे होते हैं, फिर उन लोग अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं ना, बाद में अच्छे दिखने लगते हैं। तो ऐसे होते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से भी अपने आप की पर्सनैलिटी चेंज होती है। तो ये दो जो चीजें हैं, ठीक है। और एक क्या होती है? यूनिक होती है। ठीक है, यूनिक होती है मतलब हर एक की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं, लोग याद रखिएगा। इनके सिद्धांत देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्तित्व को जिन्होंने
क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, सर्वप्रथम ना उनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने सबसे पहले व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को 4 भागों में बांटा। कहा कि ऐसे ऐसे गुण होते हैं, ऐसी ऐसी पर्सनालिटी होती है व्यक्ति के अंदर में। ठीक है, तो वो क्या क्या 4 चीजें थी? सब यूनानी नेम है, थोड़ा सा अलग लगेगा। सैंग्विन, कोलेरिक, ठीक है, फेलेग्मेटिक और मेलांकोलिक। ठीक है, यूनानी नेम है, थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा अलग से। ठीक है, ये जो खुद खुद जो है ग्रीक के थे, ग्रीक के एक चिकित्सक थे जो हिपोक्रेट्स है वो। इसीलिए ऐसा 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 नाम रखे। ठीक है, तो शैंग्विन क्या होते थे? इन्होंने कहा कि एक शैंग्विन प्रवृत्ति के होते हैं, हिंदी में हम इसे उत्साही बोल सकते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से यूनानी जो नेम थे उसके हिसाब से उसको सैंग्विन कहा जाता था। ऐसे लोग जो उत्साही होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों में क्या होता था? ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, ठीक है, और सांवेगिक रूप से भी मजबूत होते थे। ठीक है, मतलब जो शारीरिक रूप से कहा जाए, जिनके अंतर्गत बहुत ज्यादा बल ताकत होती थी, जो दिखने में एकदम हट्टे कट्टे होते थे वो, और भावनात्मक रूप से भी वो बहुत अच्छे होते थे। ठीक है, हर चीज को हैंडल करने की उनके अंतर्गत क्षमता होती थी। तो इन दोनों रूप में जो बहुत अच्छे होते थे, ठीक है, जो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करके रखते थे, उनको कहा जाता था सैंग्विन। इनके अनुसार, हिपोक्रेट्स के अनुसार। ठीक है, एक होते थे कोलेरिक। ठीक है, कोलेरिक में क्या कहा जाता था? इसे क्रोधी मान सकते हैं हम हिंदी में। ठीक है, क्रोधी प्रवृत्ति के होते थे। ठीक है, तो इनके अंतर्गत कहा जाता है कि ये शारीरिक रूप से तो अच्छे होते थे, मतलब शारीरिक रूप से अच्छे हट्टे कट्टे होते थे। ठीक है, लेकिन भावनात्मक रूप से अच्छे नहीं होते थे। मतलब कुछ ऐसे होते थे ना, जो होते हैं जो शारीरिक रूप से तो बहुत अच्छे दिखते रहते हैं एकदम से, लेकिन उनकी भावनाएं जो है उनके खुद के कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है ना, उनको कोई भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, कहा जाए इमोशनली रूप से। तो ऐसे लोग जो हैं इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फेलेग्मेटिक, इसमें क्या होता है? इसको मंद बुद्धि वाले कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये शारीरिक रूप से बहुत दुबले पतले होते हैं। ठीक है, बल्कि ये भावात्मक रूप से अच्छे होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको थोड़े से मंद, जो अच्छे से चलते नहीं है। ठीक है ना, एकदम बोलते हैं ना कि एकदम अल्लर जैसे चल रहे हैं, आलसी हैं ये लोग, है ना, ताकत नहीं रहती है उनके शरीर में। लेकिन उनको भावनात्मक रूप से कहा जाए तो बहुत ज्यादा इमोशनली और हर चीजों को हैंडल करने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लोग होते हैं। ठीक, मेलानकोलिक में क्या होता है? ना तो वो शारीरिक रूप से अच्छे होते हैं, ना तो संवेगात्मक रूप से अच्छे होते हैं। ठीक, हाँ जा रहे हैं, पूछिए।
ठीक है? शारीरिक और संवेगात्मक दोनों रूप में ही अच्छे नहीं होते हैं। तो इन लोगों को क्या बोला जाता है? मेलाकोलिक, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें आप लोग को याद रहेंगी ना? ठीक है? आप लोग इन 4 चीज़ों को याद करके रखिएगा। ठीक, अभी तक हालाँकि इसमें से क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, बट हाँ, ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व का सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स ने किया था, ठीक है? उस उनको याद रखिएगा बस। कितने दिए ये याद रख लीजिएगा, क्या है वो तो अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है ना? फिर उसके बाद आते हैं एक दूसरे इनमें सिद्धांत में आरबी कैटल, ठीक है? इन्होंने दिया विशेषक व्यक्तित्व। इसको विशेषक को प्रतिकारक भी बोल सकते हैं। ठीक है? आरबी कैटल के बारे में पूछा गया है, इनको याद रखिएगा, ठीक है? इन्होंने जो है 2 प्रकार के बताए हैं, क्या-क्या बताए हैं? सतही विशेषक और स्रोत विशेषक। क्या होते हैं सतही विशेषक? गुड इवनिंग मनीषा जी, ठीक है? तो सतही विशेषक वो विषय होते हैं, मतलब सतही मतलब जो अपने बाहरी रूप को जो प्रदर्शन करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं, है ना? तो जब हम बाहरी रूप में जो अपना व्यक्तित्व को दिखाते हैं, जो दिख रहा होता है किसी का व्यक्तित्व, ठीक है, सामने में कि ये इंसान ऐसा है, दिख रहा है हमें, ठीक है? तो वो इसके अंदर बोल सकते हैं दिखावटी, ठीक है? या फिर दिखाई देने वाली, ठीक है? दिखाई देने वाली जो सामने में दिखाई देती है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो वो चीज़ें क्या होती है हमारी सतही विशेषक होती है। इसमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है वो, ठीक है? उनका आंतरिक गुण होता है। मतलब कभी-कभी कोई किसी की पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये इंसान कैसा है, इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनकी पर्सनैलिटी कैसे है, हमें समझ में नहीं आती है। जब सिचुएशन उनके सामने आती है ना, तब वो जो रिएक्ट करते हैं, जैसा उनका व्यवहार होता है, तब हमें समझ में आता है कि अरे हाँ, ठीक है? तब हमें समझ में आता है कि अरे हाँ, ये इंसान ऐसा है, हम तो इनके बारे में कुछ और ही समझ रहे थे, ये तो कुछ और ही है। हुआ है क्या किसी के साथ ऐसा? हम तो कुछ और ही सोच रहे थे इनके बारे में, ये तो कुछ और ही निकले, है ना? होता है ना ऐसा? तो वो चीज़ें जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना? मतलब इनको समझने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है किसी, ठीक है ना? ठीक है? तो ऐसी पर्सनैलिटी जिसको किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, किसी की पर्सनैलिटी देखने के लिए, तो वो जो होती है, वो स्रोत विषयक होती है, ठीक है? और ये आरबी कैटल ने ना 16 पीएफ बताए हैं। पीएफ मतलब पर्सनल फैक्टर, ठीक है? कितने होते हैं, बस यही सवाल पूछा गया अभी तक, क्या-क्या होते हैं, ये नहीं पूछा गया है, ठीक है? फिर भी एक बार साइड में मैं दिखा देती हूँ, कितने होते हैं, ठीक है? ये व्यक्तित्व के आयाम का इन्होंने वर्णन किया है आरबी कैटल ने। 16 ठो व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने बताया है कि व्यक्ति के अंदर में ये 16 चीजें पाई जाती है, ये 16 ठो पर्सनैलिटी होती है। अभी तक यहाँ से सवाल एक बार भी पूछा नहीं गया है, ठीक है?
बाकी बस इतना ही याद रखिएगा कि कितने व्यक्तित्व बताए हैं, तो कितने ठो बताए हैं? 16। ठीक है। थर्ड, अब व्यक्तित्व के बारे में सिद्धांत जो है सिगमंड फ्राइड ने भी दिया था। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा कि अगर किसी के व्यक्तित्व को जानना है, ठीक है, तो उनके अचेतन मन का अध्ययन करना है। ठीक है, इन्होंने कहा अचेतन मन का अध्ययन। इन्होंने कितने प्रकार के मन बताए थे, याद है किन्हीं को? कितने प्रकार के मन बताए थे? 3 प्रकार के मन ना, हमने ऐसे करके देखा था। ठीक है, अचेतन मन, ये चेतन मन, एक और क्या था? अर्धचेतन मन। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर में, ठीक है, व्यक्ति के अंदर में जो अचेतन मन होता है उसके अंतर्गत में कोई ईगो नहीं होता है। ठीक है, ईगो कहाँ होता है? उनके अर्धचेतन मन में और चेतन मन में, और सबसे ज्यादा ईगो कहाँ होता है? उनके चेतन मन में। ठीक है, तो ये 3 मन थे, इनको याद रखिएगा कि इनका ईगो कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, कि इनका ईगो जो है वो चेतन मन में सुपर ईगो होता है, परम अहम होता है। ठीक है, और अर्ध चेतन मन में ईगो होता है और चेतन मन में नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि इसी अचेतन मन का अध्ययन करो, किसी की पर्सनैलिटी जानना है तो। जी साक्षी जी, 3 होते हैं, ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला, ये थर्ड था ना, फिर फोर्थ थे आल्पोर्ट। ठीक है, अभी अभी पढ़े थे ना आल्पोर्ट के बारे में परिभाषा। ठीक, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, शिलगुड़ों का सिद्धांत। पढ़े ही होंगे आप लोग शिलगुड़ों का सिद्धांत। इन्होंने 2 प्रकार के शिलगुड़ बताए थे, एक सामान्य था और एक क्या था? विशिष्ट था। शिलगुड़ माने क्या? शिलगुड़ मतलब क्या समझते हैं? जो हमारे व्यवहार हैं, ठीक है, जो हमारे व्यवहार हैं, हम जैसे हमारे विचार हैं, उन विचारों को, उन व्यवहारों को जो हम दूसरों के प्रति कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी को ही शील गुण कहा जाता है। जो हमारे अंदर की जो गुण हैं, ठीक है, वो होता है शील गुण। तो एक सामान्य शील गुण होता है। सामान्य शील गुण में क्या होता है? वो सारी चीजें जैसे कि दया, सहानुभूति, ठीक है, किसी को देख करके दया आना, सहानुभूति प्रस्तुत करना दूसरे दूसरे के प्रति, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है सामान्य शील गुण होते हैं। ठीक है, जो दया तो हर किसी को आती होगी ना, ऐसे तो कोई नहीं है यहाँ पर जिनको किसी के ऊपर दया नहीं आती होगी। ठीक है, हर किसी को हर किसी के ऊपर दया आ ही जाती है। ठीक है,
जो विशिष्ट शिल गुण है ना, इसको 3 भागों में बाँटा गया है। एक प्रमुख शिल गुण होता है, ये जो है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में दिखाई देता है, ठीक है? प्रमुख शिल गुण जो होता है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में, जैसे इस ये सामान्य शिल गुण के अंतर्गत में आ जाता है। हर किसी के मतलब हर किसी का व्यक्तित्व मतलब हर किसी के में दया की भावना होती है, सहानुभूति की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, हर किसी के में होती है, ठीक है? वो सामान्य शिल गुण है जो कि प्रमुख के अंतर्गत आती है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में पाई जाती है, ठीक है? अगर कभी क्वेश्चन आया कि कौन-सा शिल गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, तो बता सकते हैं ना, विशिष्ट शिल गुण के अंदर में जो प्रमुख गुण होते हैं ना, उसके अंदर में पाई जाती है, ठीक है? और केंद्रीय केंद्रीय जो शिल गुण होते हैं ना, ये किसी-किसी के में पाई जाती है, ठीक है ना? और कभी-कभी ये दिखाई देती है। हर व्यक्ति के अंदर में ये गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है? कहा जाए तो जैसे कि हर व्यक्ति जो राह पे चल रहे होते हैं, जो कहा जाए आर्थिक रूप से जो होते हैं ना समृद्ध नहीं होते हैं, कहा जाए भीख माँगते रहते हैं। हर कोई देते हैं क्या उनको पैसा? नहीं देते हैं। दया की भावना भावना, सहानुभूति की भावना तो हर व्यक्ति के अंदर में है। लेकिन क्या उस चीज़ को करने की, ठीक है, मतलब उनको दे पाने की या उनकी मदद कर पाने की क्षमता हर किसी की में होती है क्या? नहीं होती है। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो केंद्रीय शिलगुड़ के अंदर में आती है। ठीक है? और गौड़ क्या होता है? छिपे हुए होते हैं। इसमें कभी-कभी ऐसे होते हैं, कभी-कभी दिखाई देते हैं, मतलब कभी-कभी कुछ लोग देते हैं, ठीक है? उनके अंदर में वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। और ये ऐसे गुण होते हैं जो छिपे हुए होते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर ही हम देख पाते हैं उसके अंदर में, ठीक है? वही आंतरिक गुण, जैसे जिनकी आंतरिक पर्सनैलिटी होती है ना, बाहरी पर्सनैलिटी सॉरी इंटर्न पर्सनैलिटी, ठीक है? वो होता है, ठीक है? छिपे हुए होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर जब उनके सामने जो सिचुएशन आता है ना, तब वो जो कैसे हैंडल करते हैं, तब दिखाई देता है ये। तो ये 3 प्रकार के गुण हैं। समझ में आया क्या बताइए? ऑनलाइन में? साक्षी जी, मनीषा जी, अंजू जी बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां है कार्ल जुंग। कभी-कभी युंग भी बोल देते हैं। पेपर में युंग भी आ जाता है, जुंग भी आ जाता है, तो युंग, जुंग दोनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? जुंग भी बोल देते हैं, उसी को युंग भी बोल देते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा ये कार्ल जुंग या युंग जो भी है, ठीक है? ये कौन थे? सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे ये। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। अब इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया है, ठीक है? क्या-क्या? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक, ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं जिन अंदर में पाई जाती है। जी, ठीक है? अंतर्मुखी क्या? ठीक है? अंतर्मुखी वे लोग होते हैं जिनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो अंदर में ही होती है उनकी पर्सनैलिटी। अधिकतर चुपचाप जो अकेले रहते हैं, शांति से रहना पसंद करते हैं, ज़्यादातर किसी से बात नहीं करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग आते हैं अंतर्मुखी के अंदर। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है? कौन लोग अकेले रहते हैं? बोलते हैं कि जिन लोग ज़्यादा पढ़ना-लिखना पसंद करते हैं, ज़्यादा जिन लोग होशियार होते हैं, उन लोगों को अकेले रहना पसंद होते हैं। एक स्टूडेंट से मिली थी, बच्चा था एक पॉलिटेक्निक का, वो बोलता था कि जिन लोग होशियार होते हैं ना, उन लोग ज़्यादा किसी से बातें नहीं करते हैं।
ऐसा उनका थॉट था। तो मैंने उससे कहा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको होशियार होना है तो आपको बातें नहीं करना पड़ेगी। क्या ऐसा होता है? आप लोग क्या इस जवाब से संतुष्ट हैं? मैं तो नहीं हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी से बात ना करे तो ही वो होशियार हो सकता है, बिल्कुल। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बातूनी होती है, होशियार भी होते हैं, ठीक है? इन लोग को अकेले रहना बहुत पसंद होता है, ज़्यादातर किसी से बातचीत करते नहीं हैं, ठीक है? और कैसे होते हैं ये लोग? अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। हर किसी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी भावनाओं को, ठीक है? ऐसे लोग होते हैं अंतर्मुखी जो अपने अंदर में ही हर बातों को रखते हैं। हर किसी से बातें शेयर करना इनको पसंद नहीं आता है, ठीक? और बहिर्मुखी कैसे लोग होते हैं? जो एकदम बातूनी होते हैं, ठीक है? बातूनी होते हैं ऐसे लोग, हर किसी से मिलनसार होते हैं, हर किसी से मिलते हैं, हर किसी को अपना दोस्त यार बना लेते हैं, ठीक है ना? मिलनसार होते हैं ये, हर किसी से बातें करना पसंद करते हैं, ठीक है? ये होते हैं बहिर्मुखी, ठीक है? हर किसी से मिल-जुल करके रहते हैं, हर वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? इनको क्या होता है? एडजस्ट करने आता है। ऐसे होते हैं बहिर्मुखी, ठीक है? और उभयमुखी जो दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? अंतर्मुखी भी होते हैं, समय अनुसार ज़रूरत पड़ने पर। आप लोग किस में आते हैं बताइए? अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है कि दोनों है? ज़रूरत अनुसार वो अंतर्मुखी भी होते हैं, ठीक है? अकेले रहना भी पसंद करते हैं। ज़रूरत के अनुसार मिलनसार भी होते हैं, ठीक है? बातें भी करना पसंद करते हैं, चुप रहना भी अच्छा लगता है उनको, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के बताए हैं इन्होंने। बताइए समझ में आया क्या ये तीनों? ठीक है। व्यक अगला जो है व्यक्तित्व मापन की विधि पढ़ते हैं। किसी की व्यक्तित्व, किसकी पर्सनैलिटी कैसे है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है? वो विधि पढ़ते हैं। व्यक्तित्व को भी मापा जा सकता है। क्वांटिटिव रूप से या क्वालिटेटिव रूप से? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव? बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी-अभी पढ़ा ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रूप से मापा जा सकता है। क्वांटिटेटिव कैसे? हम उसकी मात्रा को कैसे मापेंगे? मापा तो नहीं जा सकता। अरे शारीरिक आधार पर हाइट वेट तो मापते हैं, अभी तो बताया। व्यक्तित्व क्या होती है? आंतरिक और बाह्य दोनों गुण होते हैं ना, जिसमें शारीरिक भी तो शामिल है, ठीक है? हाइट वेट भी तो देखा जाता है, तो उसे भी तो मापा जा सकता है ना, ठीक है? तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रेक्षणीय बोल सकते हैं, ठीक है? इन 3 चीज़ों से हम किसी के व्यक्तित्व की मापन कर सकते हैं, ठीक है? इसको प्रक्षेपीय भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, एक समय में ना एक व्यक्ति का ही मापन हो सकता है। आत्मनिष्ठ में क्या होता है, एक समय में एक व्यक्ति का मापन, ठीक? इसके अंतर्गत जैसे कि अवलोकन विधि आता है। मैंने एक क्लास ली थी इससे पहले, मतलब जिसमें मानव को कैसे माप मतलब उनके विकास को कैसे मापा जाए, 12 ठो विधि बताई थी, ठीक है? उसी विधि में से ये अवलोकन विधि है, इंटरव्यू, साक्षात्कार विधि, ठीक है ना? तो वो सारी विधि जो है ना, सबका सब सारी विधियों का मिला-जुला पार्ट है। उन 12 विधियों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट है वो 12 विधि, पढ़ा चुकी हूँ मैं इससे पहले, लेक्चर देखिएगा, ठीक है? तो आत्मनिष्ठ विधि में क्या होता है, एक समय में एक ही व्यक्ति का मापन कर सकते हैं। अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, मतलब ये सारी विधियाँ आती है। किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करना, चुपचाप बैठे रहिए, उनको देखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं समाज में, ठीक है? वो होता है ऑब्जर्वेशन या फिर अवलोकन विधि, ठीक है?
इंटरव्यू, साक्षात्कार, आमने सामने बैठ करके उनसे पूछताछ कीजिए, पता लगाइए कि क्या है। तो इस तरह से व्यक्तित्व मापन की एक विधि हो गई। वस्तुनिष्ठ विधि में क्या होता है ना, एक पेन पेपर लिख करके दिया जा सकता है, ठीक है। पेन पेपर से संबंधित होता है, लिखित होता है। मतलब अगर किसी के व्यक्तित्व को जानना है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उनको छोटे-छोटे क्वेश्चन्स दे दीजिए, ठीक है? अब ऐसे नहीं कि आप एग्ज़ाम ले रहे हैं जैसे, अगर उनके व्यक्तित्व को जानना है ना, पर्सनैलिटी को जानना है, तो उनको क्या कीजिए, हाँ या नहीं में उनसे जवाब माँगिए। क्या आप इस रूप में इमोशनली हो सकते हैं? हाँ या नहीं? क्या आप ऐसा करते हैं किसी के साथ? हाँ या नहीं? इस रूप में आप उनको कुछ क्वेश्चन्स लिख कर के दे सकते हैं और हाँ या नहीं में मार्क कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हाँ या नहीं, सत्य या असत्य बोल सकते हैं। यस सर, बस ये लास्ट है फिर खत्म। ठीक है, प्रेक्षणीय विधि में क्या होता है, किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना, ठीक है। किसी व्यक्ति के अचेतन मन को अप्रत्यक्ष तरीके से पता लगाना, कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। या तो आप उसने इमोशनली पूछ लीजिए, है होते हैं ना, आप अपने कुछ इमोशंस के बारे में उन्हें बताएं, तो वो भी अपने इमोशंस के बारे में आपको बताने लगते हैं। तो उनको मेंटली रूप से ऐसा प्रिपेयर कीजिए, ऐसा उनके सामने सिचुएशन रखिए कि आपको वो अपनी बातें बताएं। तो ऐसे अप्रत्यक्ष तरीके से हम उन्हें जान सकते हैं। इसके अंतर्गत ना ये सारी टीएटी, सीएटी, आईबीके, ये सारे आते हैं और एसएटी। इसके बारे में ना हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। मतलब जब हम आकलन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे ना आगे, जो चैप्टर है हमारा, उसमें बहुत डिटेल्स इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रेक्षणीय विधि है, ये इसी के अंतर्गत आती है। इसमें क्या करते हैं, ये जो आईबी, इसमें क्या होता है, कुछ धब्बे दिखाए जाते हैं, स्याही के धब्बे दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए इसको देख करके आप क्या महसूस कर रहे हैं या क्या समझ में आ रहा है, या इससे कुछ रिलेटेड कहानी बताइए, ऐसा करके इसमें ना पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सब प्रकारों को पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी हैं, यहाँ हमारा व्यक्तित्व आज खत्म होता है। बताइए व्यक्तित्व समझ में आया? इतना सुफिशियंट है, व्यक्तित्व से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या, बताइए? ठीक है, 2-4 ठो क्वेश्चंस हैं, हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करें सर, ठीक है। चलिए बताइए, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? अब भी जस्ट पढ़े हैं। अवलोकन है, साक्षात्कार है, निर्धारण मापनी है, केश अध्ययन। बताइए ऑनलाइन में, जस्ट अब भी पढ़े हम लोग। फर्स्ट अवलोकन, और कोई? अंजू जी कह रही हैं अवलोकन विधि, वस्तुनिष्ठ विधि जो है व्यक्तित्व मापन का अवलोकन है। क्या है?
अवलोकन आत्मनिष्ठ है। क्या है बताइए? थर्ड, निर्धारण मापनी। साक्षी जी कह रही हैं निर्धारण मापनी। ठीक, निर्धारण मापनी है इसका आंसर। ठीक है, हम मापन करते हैं ना, देखते हैं मतलब निर्धारित करते हैं हाँ या नहीं में ये जवाब दे करके, मतलब उनका पेन पेपर टेस्ट करके, ठीक है कि क्या है। अवलोकन तो हमारा आत्मनिष्ठ विधि है, साक्षात्कार भी वही है, ठीक है। तो क्या है? निर्धारण मापनी। और केस अध्ययन तो आत्मनिष्ठ है, किसी के बारे में हम पूरा अच्छे से डिटेल में अध्ययन करते हैं, वो सारी चीजें हैं, ठीक है, किसी के बारे में जानने के लिए। 16 पीएफ परीक्षण पर आधारित है, बताइए अभी पढ़े हैं 16 पीएफ परीक्षण किसने दिया है? पर्सनल फैक्टर किसने दिया है? इतने जल्दी भूल गए आप लोग? आलपोर्ट ने। सेकंड, साक्षी जी कह रही हैं सेकंड, कैटल के सिद्धांत। ठीक कह रही हैं साक्षी जी, कैटल के सिद्धांत, ठीक है, कैटल ने दिए हैं 16 पीएफ, कैसे भूल रहे हैं? ठीक है, पढ़े हैं ना अभी अभी। किसने दिए हैं 16 पीएफ? कैटल ने दिए हैं। बताइए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा टीएटी, इसके बारे में भी अभी बताई हूँ मैं। टीएटी व्यक्तित्व मापने की कौन सी विधि है बताइए? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, या प्रेक्षणीय तकनीक, या प्रयोगात्मक तकनीक? अभी पढ़ाई हूँ। बताइए जल्दी, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया। साक्षी जी कह रहे हैं थर्ड, बाकी लोग कहाँ हैं? अंजू जी, मनीषा जी, पुष्पा जी, कहाँ गए आप? सब लोग गायब हो गए क्या? बताइए, आंसर दीजिए। अंजू जी भी कह रही हैं थर्ड, प्रक्षेपीय तकनीक। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बताना बचा है, 5 कारक। अगर किसी को आंसर इसका पता होगा तो बताइए। चलिए ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू आप सभी को।